हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में जो फॉर्म डलाया था और जिसका पेपर 2022 में हुआ था, उसका दोस्तों मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि भाई पिछले साल का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवा पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है कि मैथ का हम सॉल्यूशन करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम का अभाव है। देख सकते हैं यहाँ पर भी समय हो रहा है 11:16 रात में, तो मेरे पास भी समय का अभाव रहता है। खैर दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस लेक्चर को पूरा हम डिजाइन किए हैं। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये पीडीएफ, ये ये दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और यहाँ पे दोस्तों किस तरह से लेक्चर को डिजाइन किए हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, तो 17 अगस्त 2022 को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 17 अगस्त 2022 को पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट में, फिर 17 अगस्त 2022 को पेपर हुआ है, ये सेकंड शिफ्ट में हुआ है, फिर 17 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल दोस्तों 99 शिफ्ट में टोटल 99 शिफ्ट में टोटल पेपर दोस्तों ग्रुप डी का कंडक्ट, सॉरी यहाँ से ऐसे करते हैं, एक सेकेंड। तो दोस्तों टोटल जो हमारा ग्रुप डी का पेपर कंडक्ट हुआ है वो कितने शिफ्टों में हुआ है? 99 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये सारे का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट शिफ्ट है 17 अगस्त 2022 का, जो 9 AM और 10:30 AM के बीच में पेपर कंडक्ट हुआ था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों आपको तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के तैयारी कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन के लिए दिखाते हैं। ये सोच के तैयारी कीजिए कि आपके पास ये ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। इतनी मेहनत कीजिए दोस्तों कि बार बार आपको एग्जाम की तैयारी ना करना पड़े, एक ही बार में ये आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। और ये ID कार्ड जब पहन के जाओगे तो फिर अलग ही मोमेंट बनेगा। अब मैं इसको रख देता हूँ मोटिवेशन के लिए, आपके लिए रखा था मैं अपना वाला ज्वाइनिंग लेटर को। आप दोस्तों थोड़ा सा और मोटिवेट हो लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इस बात को गौर से देखिएगा। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से कौन लगाएगा, देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से कौन लगाएगा, माँ बाप के जीते जी कुछ करना है मेरे यारो, वरना हमारी सफलता पर कौन इतराएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और जो पेपर आपका हुआ है 17 अगस्त 2022 का, ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। कौन सा शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल है, यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका हिंदी में है। तो अधिकतर हिंदी भाषी लोग ही ग्रुप डी का पेपर देते हैं, तो हिंदी में ही हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जहाँ से हमने क्वेश्चन को कट करके निकाला है वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन हम जब अरेंज किए हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में इसको अरेंज किए हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। बोल रहा है दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर। एक व्यक्ति मान लेते हैं दोस्तों x है और दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं हम y है, और ये दोनों के एज के जो डिफरेंस है कितना है दोस्तों? 30। तो 30 मान लिए। बोल रहा है यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की, मान लेते हैं दोस्तों बड़े व्यक्ति हमारा x है और इसका 5 साल पहले, मतलब 5 इसमें हम लोग घटाएंगे, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की, छोटे व्यक्ति मान लेते हैं दोस्तों y है, तो 5 साल पहले छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगा? y - 5। बोल रहा है 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। तो बोल रहा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे y है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस 3y, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है -5 और यहाँ पे है हमारा -15, तो ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -15 +5 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखते हैं x माइनस 3y बराबर होता है हमारा -15 + 5 यानी कि -10। अब दोस्तों हम लोग इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं दोस्तों हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों हमको बोल रहा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम जो है दोस्तों इसको माने हैं बड़ा व्यक्ति, ठीक है। x को माने हैं बड़ा व्यक्ति और y को दोस्तों हम लोग माने हैं छोटा व्यक्ति। तो बोल रहा है छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, तो हमको y का दोस्तों इस तरह वैल्यू निकालना है। अब दोस्तों अगर हमको y का वैल्यू निकालना है तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा है और एक इक्वेशन नंबर हमारा 2 ये है। अगर दोस्तों हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में 2 को घटा देंगे तो x से x कट जाएगा तो y बचेगा हमारा। तो देखते हैं डेटा क्या होता है। तो हम लोग दोस्तों करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारा है, यहाँ पे हमारा x है, तो यहाँ बचेगा हमारा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -y है और यहाँ पे हमारा -3y है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -y और माइनस इसमें करेंगे घटाने के लिए और क्या यहाँ पे करेंगे -3y, ठीक है। और यहाँ बराबर का बराबर करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 30 है और यहाँ पे 10 है, तो 30 करेंगे और माइनस करेंगे कितना -10। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे -10 है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा -y है और यहाँ घटाए हैं -y में -3y, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y और 3y में हमारा y घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 2y बचेगा। और यहाँ पे 30 है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 40। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा दोस्तों y बराबर 20 ईयर, ठीक है, 20 ईयर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर बताइएगा, आपको हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आएगा ही। और देखते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा था 17 अगस्त 2022 को। ये दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन है, जो भी लड़के इंग्लिश मीडियम से होंगे तो इसको देख सकते हैं सवाल को। और दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है और इसी का इंग्लिश वर्जन दोस्तों हमारा ये है। थोड़ा सा इसको जहाँ से स्निप करके लाए हैं दोस्तों उसका ऐसा ही मतलब ब्लर क्वेश्चन ही था, तो टाइपिंग के लिए हमारे पास समय नहीं है और कोई टाइप राइटर मेरे पास है नहीं, क्योंकि इतना फाइनेंशियल हमारे पास है नहीं वो पैसा। तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर क्वेश्चन को टाइप करवा के आपके पास सॉल्यूशन देंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारा है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों जहां भी इस तरह का आपको सवाल मिले वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जहां अधिकतम संभव लंबाई का बात जैसे आएगा दोस्तों आप लोग जरूर समझिएगा कि हमको यहाँ पे HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। तो जैसे इस तरह का चीज सुनिएगा आपको ये करना है। यहाँ देखिए दोस्तों बोल रहा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को दोस्तों ये 5 मीटर को लिखेंगे 500 और 25 सेंटीमीटर को 25, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। इसके बाद 7 मीटर है और 35 सेंटीमीटर, सबको एक यूनिट में बदलना होता है दोस्तों हम लोग को सवाल को सॉल्व करने के लिए, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें या फिर मीटर को सेंटीमीटर बदल दें, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल देंगे। अब यहाँ देखिए 7 मीटर है ना, तो इसको 700 और 35 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 735 सेंटीमीटर। फिर यहाँ देखिए 4 मीटर और 90 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 490 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग इसका निकालेंगे HCF, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा सभी डेटा जो हमारा है वो 5 से दोस्तों कटेगा। जिस संख्या के लास्ट में 5 रहता है वो 5 रहता है या फिर 0 रहता है वो संख्या 5 से कटता ही है।
तो यहाँ पे दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 और 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 2 3, 5 एकम 20, फिर 5 7 35, और फिर यहाँ काटेंगे तो 5 9 45 और 4 0 5 8 40। ठीक है, हो गया। अब फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमारा दोस्तों देखिएगा तो 7 से ये कट सकता है। तो देखिए 7 एकम 7 होता है, 7 5 35 होता है, 7 दूना 14 होता है, 7 एकम 7 होता है, फिर 7 एकम 7 होता है, फिर बचेगा यहाँ पे 2 0, 7 दूना यहाँ पे ये सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 98 है। ठीक है, सिर्फ 98 है। तो 7 एकम 7 होगा, फिर बचेगा 2 8, तो 7 जगह 28 होगा। ठीक है, अब दोस्तों HCF क्या है, ये जो हमारा 2 ठो कॉमन आ रहा है ये तो HCF होता है, ये तो कॉमन आ नहीं रहा है तो HCF होगा नहीं। तो हमारा HCF बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 गुने 7 बराबर 35 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 35 सेंटीमीटर लंबाई का एक यूनिट होगा जिसके माध्यम से दोस्तों हम लोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर को और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को नाप सकते हैं, बिल्कुल सही नाप में, जिसमें थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा था दूसरा सवाल। अब आते हैं दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल। इसका दोस्तों इंग्लिश वर्जन था। अब देखिए आते हैं तीसरा सवाल। दोस्तों उम्मीद करेंगे जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में पैसा लगता नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर सकते हैं, और नहीं कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 27/3 माइनस 27 गुना 0 प्लस 1, इसका मान क्या होगा। तो 27/3 बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 9 माइनस 27 गुना 0 बराबर 0 प्लस यहाँ पे 1 का 1 उतारेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, यानी कि 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन उतना ही हार्ड नहीं आता है, सब प्रैक्टिस का खेला होता है। अगर आप पहले एग्जाम दिए हैं और नहीं पास कर पाए हैं तो अभी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं इसमें, और बस रिवीजन करते रहिए अगर आप रिपीटर्स हैं तो, और अगर आप नए हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ये हमारा इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इस तरह के सवाल को बनाने के लिए मतलब बहुत ही आसान होता है दोस्तों, बता रहे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप, इसका इंग्लिश वर्जन है, द एवरेज स्पीड ऑफ गौरव ड्यूरिंग ए 2-वे जर्नी इज 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ यू वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एवरी आवर व्हाइल गोइंग, देन हिज स्पीड व्हाइल रिटर्निंग विल बी। दोस्तों बोल रहा है कि ये जो गौरव आदमी है 2 तरफा यात्रा करता है, इधर से जाता है पहले दोस्तों इधर, और फिर दोस्तों इधर से लौट के आता है इधर। ये दोनों दोस्तों दूरी बराबर है। गौरव जब यहाँ से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसका दोस्तों हमारा जो एवरेज स्पीड होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड होता है दोस्तों इसका, ये हमारा हो जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गौरव का यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ आता है, तो ठीक है, इसे देखिए ऐसे समझिए, यहाँ से ये आदमी यहाँ जाता है और यहाँ से आदमी यहाँ आता है, तो इसका एवरेज स्पीड कितना है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब ये आदमी यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका स्पीड क्या है प्रति घंटे 20 किलोमीटर। प्रति घंटे 20 किलोमीटर का दोस्तों मतलब हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जब ये आदमी यहाँ गया दोस्तों तो इसका स्पीड कितना था 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बोल रहा है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। लौटते समय मतलब इधर से इधर जाने समय दोस्तों इसकी चाल क्या होगी। तो दोस्तों औसत चाल का एक फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 2 टाइम S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। इस फार्मूले में याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा S1 जो हमारा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और S2 हमको दोस्तों निकालना है। बोल रहे ना लौटते समय उसके चाल याद कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग दोस्तों बैठाएंगे। तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है दोस्तों। तो एवरेज स्पीड ओवरऑल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ दोस्तों देखिए 2 टाइम करेंगे तो S1 हमारा कितना है दोस्तों, 20 है। कितना है दोस्तों, सॉरी 2 इंटू 20 है। और यहाँ पे हमको S2 निकालना है तो S2 करेंगे। और यहाँ पे देखिए S1 कितना है दोस्तों, 20 है, प्लस यहाँ पे करेंगे हम लोग S2। और ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना है दोस्तों, 15 है, तो यहाँ पे 15 उतार देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 दूना 40, S2 बराबर 15 गुने 2 यानी कि 30 पर एक जीरो बैठेगा 300 प्लस 15 S2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 S2। तो 40 S2 में 15 S2 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों हम लोगों का, 25 S2 बचेगा। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 300 के। तो S2 बराबर दोस्तों 25 गुने 12 होता है हमारा 300। तो 12 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था दोस्तों सवाल नंबर 4। अब इसी का इंग्लिश वर्जन दोस्तों ये है। और अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर हम लोग 5 में। देखिए दोस्तों ये सवाल हम लोग का है सवाल नंबर 5। ये सवाल है अलजेब्रा का। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आपको हम यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम, इसको यहाँ पे दोस्तों आप जेड मत समझिएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसी से ये सवाल हम लोग का सॉल्व होगा। अब यहाँ बोल रहा दोस्तों हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का दोस्तों हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 11। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया वैल्यू हम लोग को 42। लेकिन हम लोग को निकालना है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है ना। तो इसी फार्मूले पे दोस्तों लोग बैठाएंगे। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का यहाँ पे करेंगे पहले हम लोग होल स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है ए वाला मान, तो इसको मान ए पूरे को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमको मान लेते हैं एक्स, तो एक्स बैठा दिए प्लस 2 टाइम दोस्तों करेंगे यहाँ पे देखिए 2 टाइम है। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों 42 है। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे 42। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों हम लोग का 121, और यहाँ पे x करेंगे प्लस 42 दूना 84। एक्स का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 121 माइनस 84। तो कितना होगा, 11 में 4 तो बचेगा 7, 11 में 8 तो बचेगा 3। तो x बराबर दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसका इंग्लिश वर्जन है ये, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये सवाल हर शिफ्ट में मतलब समझिए आया हुआ सवाल है इस तरह से। अब समझते हैं क्या सवाल बोल रहा है दोस्तों। बोल रहा है कि P और Q अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई कि ये हमारा भाई साहब P है और ये हमारा भाई साहब Q है। बोल रहा है कि P जो है सो किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर देता है, और Q जो है किसी कार्य को 12 दिन में अकेले करके पूरा कर देता है। ये हमारा है दोस्तों दिन। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों। तो 12 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36। तो ये P जो है सो 9 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 9 चक्का 36 क्षमता इसका। Q जो है सो किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है 36 कार्य को, तो एक दिन में जो कार्य किया जाता है उसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं। तो 12 36 बटा 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो Q का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 12। बोल रहा है यदि वे Q से शुरू करते हैं, मतलब Q से शुरू करता है इस आदमी, Q पहले शुरू करता है, फिर P शुरू करता है,
फिर इसका यहाँ ये खत्म होता है, फिर क्यू शुरू करता है, फिर पी शुरू करता है, फिर ये खत्म होता है, फिर क्यू शुरू करता है, फिर पी शुरू करता है, फिर ये खत्म होता है, फिर ऐसे दोस्तों चलते रहता है जब तक ये पूरा 36 कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो पहले क्यू करता है कार्य, तो क्यू एक दिन में कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, देखिए 3 कार्य कर रहा है। फिर पी कार्य कर रहा है, तो पी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 कार्य कर रहा है। फिर अगले दिन दोस्तों पी करेगा 3 कार्य, क्यू करेगा 3 कार्य, पी करेगा दोस्तों यहाँ पे 4 कार्य। फिर अगले दिन दोस्तों क्यू करेगा 3 कार्य और पी करेगा 4 कार्य, ऐसे चलता रहेगा दोस्तों। तो जब तक हम लोग को कार्य पूरा जब तक हम लोग का कार्य पूरा 36 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यही प्रक्रिया चलते रहेगा। तो दोस्तों इससे हम लोग एक सीरीज निकालेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पे हमारा 2 दिन में पहला दिन क्यू कार्य कर रहा है, दूसरा दिन पी कार्य कर रहा है, फिर तीसरा दिन क्यू कर रहा है, फिर चौथा दिन पी कार्य कर रहा है। तो हम लोग एक सीक्वेंस निकालेंगे दोस्तों कि 2 दिन में जो कार्य हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है दोस्तों, 3 और 4 7 कार्य हो रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप यहीं पे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा। 2 दिन में दोस्तों हम लोग को कितना कार्य हो रहा है, पहला दिन क्यू कार्य कर रहा है तो देखिए दोस्तों 3 कार्य हो रहा है, दूसरा दिन पी कर रहा है तो 4 कार्य हो रहा है। तो 4 और 3 दोस्तों 7 कार्य हमारा दोस्तों हो रहा है 2 दिन में। तो हमको टोटल 36 कार्य दोस्तों करना है, तो इसके नजदीक तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तो इधर भी अगर दोस्तों लोग 5 से गुना कर दें और इधर भी 5 से गुना कर दें तो आप कहिएगा मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट राइट में 5 से गुना करो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों लोग 10 दिन हो जाता है। 10 दिन में देखिए दोस्तों टोटल कार्य कितना हो रहा है, 7 5 35 कार्य हो रहा है। ठीक है, 35 कार्य हो रहा है। तो Q से स्टार्ट हुआ है और P से अंत हुआ है, Q से स्टार्ट हुआ है, P से अंत हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों P पर क्या हुआ होगा, अंत हुआ होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों Q से चालू हो रहा है, P पे अंत हो रहा है, Q पे चालू हो रहा है, P पे अंत हो रहा है। तो ऐसे चलता ही रहेगा ना मेरे प्यारे भाई, QP, फिर यहाँ से QP, फिर यहाँ से QP, चलता रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 10 दिन में टोटल कार्य कितना हुआ है, 35 कार्य हुआ है। ठीक है, तो एक कार्य हमारा बच जाता है और 36 कार्य करने के लिए। तो इधर दोस्तों एक कार्य करने में इसको कहाँ पे है, P पे लास्ट होता है दोस्तों, तो Q को अंत में एक कार्य करना पड़ेगा। तो Q को एक कार्य करने के लिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, Q का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों टोटल कार्य हमारा 35 हुआ है, एक कार्य हमारा बचा हुआ है 36 कार्य करने के लिए। तो एक कार्य करने के लिए दोस्तों हम लोग को लास्ट में कौन कार्य करेगा, P तो अंत कर दिया है लेकिन लास्ट में कौन बचता है, Q बचता है। तो Q दोस्तों कार्य करेगा। तो Q का क्षमता है देखिए दोस्तों हम लोग के पास 3, लेकिन इसको कार्य करना है ओनली 1, तो 1/3 दिन में ये कार्य कर देगा कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा हो गया 10 दिन और 1/3 दिन। तो 10 सही दोस्तों 1/3 दिन में ये आदमी टोटल कार्य कितना कर दे रहा है दोस्तों, 35 + 1। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 10 सही 1/3। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये हमारा इसका इंग्लिश वर्जन है, इसको जिसको इंग्लिश में समझना हो वो समझ सकते हैं। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा है सिंप्लीफिकेशन का सवाल। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा है 0.6, तो 0.6 को 0.6 उतारेंगे, प्लस है दोस्तों तो प्लस करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अंडर रूट है 0.81, तो ये हमारा 81 दोस्तों जो है वो होता है 9 का रूट, तो यहाँ पे हम 9 उतार देंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग रूट को हटाते हैं तो अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक ही लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद करेंगे माइनस दोस्तों हम लोग, फिर यहाँ पे दोस्तों 0.0144, यहाँ पे हमारा होता है 144। तो 144 का दोस्तों रूट क्या होता है दोस्तों, हम लोग को हो जाता है यहाँ पे 12। तो यहाँ पे देखिए कितना दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक और 2 अंक 4 अंक, तो हम यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक लगाएंगे, 2 अंक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पॉइंट। फिर यहाँ दोस्तों हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए दोस्तों
पॉइंट हटा देंगे, ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो 4/5 बचता है। तो 5 को अगर 4 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.8। ठीक है दोस्तों, फिर ब्रैकेट यहाँ पे बड़ी वाली लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉरी, अरे यार, यहाँ पे लोग दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लगाएंगे 0.6 प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.9 माइनस, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको जोड़ने में आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे हमारा है 0.12, यहाँ पे हमारा है 0.08, तो इसके बगल में यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 0 कितना होगा दोस्तों हम लोग का 2 हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 9। तो पॉइंट यहाँ पे हमारा हो जाता है 2। फिर यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों 80, 90, 92। अब देखिए दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे इसको 0.6 को और 0.9 को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और 6 15, यानी कि 1.5। फिर यहाँ माइनस में है तो 0.92 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दोस्तों 0.92। अब दोस्तों हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उसके 1 अंक हम लोग 0 अपने से बैठा लेंगे। तो 10 में 2 घटेगा दोस्तों, तो हम लोग का बचेगा यहाँ पे 8। फिर यहाँ पे बच रहा है 4, तो 4 में अगर 9 नहीं घट रहा है तो यहाँ से लेंगे पैचा में 1, तो 14 में घटाएंगे 9, तो बचेगा हमारा कितना दोस्तों 9, 5 बचेगा। और दशमलव देखिए दशमलव जो है सो 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.58 हमारा दोस्तों इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों अगला सवाल हम लोगों के पास है कि यदि समीकरण ax² प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, यदि समीकरण ax² प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल को दोस्तों लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रूट। देखिए यहाँ पे सवाल को अब है ना, यहाँ पे रूट बोलते हैं, मूल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रूट बोलते हैं। आइए हिंदी में देखते हैं। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों जब भी कोई इक्वेशन का रूट दोस्तों अगर इक्वल होता है, रूट इक्वल होता है, तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, ये जो b² माइनस 4ac जो होता है दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों 0। जब भी यहाँ बोलेगा कि मूल बराबर है, तो अंडर रूट b² माइनस 4ac बराबर होता है दोस्तों 0। यहाँ पे दोस्तों b बराबर है हमारा 1, x के साथ में कोई मल्टीपल चीज नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग अंडर रूट 1, सॉरी हाँ, यहाँ पे हम लोग सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, इसको हम हटाते हैं, ये हमको रूट लगाने का भी जरूरत नहीं है, क्यों से आपको दोस्तों में बताएंगे हम। देखिए दोस्तों जब भी बोलेगा आपको कि रूट इक्वल होता है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देना है, सीधा सीधा इसका फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। रूट निकालने का दोस्तों फार्मूला एक चीज और होता है, अरे यार, रूट निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ये होता है दोस्तों रूट निकालने का फार्मूला। लेकिन जब रूट बोलता है कि बराबर हो जाता है ना, तो इसको हम लोग कर देते हैं 0। ये जो b² माइनस 4ac है, इसको कर देते हैं 0, तो यहाँ पे माइनस बी में कुछ घटेगा ना बढ़ेगा, तो रूट वही रह जाएगा हमारा, बराबर ही रह जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, b की जगह पे हमारा कितना दोस्तों 1 है, तो यहाँ पे करेंगे लोग 1 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। a की जगह में कितना दोस्तों, देखिए a की जगह में हमारा a है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग a, और c की जगह में क्या है दोस्तों हमारे पास b है। दोस्तों ये जो फार्मूला हमारा है लिखा हुआ, ये ax² प्लस bx प्लस c है, तो c के बराबर दोस्तों यहाँ पे हमारा b है, इसीलिए यहाँ पे c के बराबर में क्या लिखे हैं, b लिखे हैं। बराबर करेंगे दोस्तों 0, यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस आएगा इधर, तो हो जाएगा प्लस 4ab।
अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं, ये भी बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1/4 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी रूट बराबर बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। और इक्वेशन कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इस फॉर्मेट में वो होता है, किस फॉर्मेट में, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है, जहाँ की दोस्तों ये c जो है सो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होता है, या फिर कोई डिजिट होता है। तो ये जो b है दोस्तों यहाँ पे डिजिट ही है, मान के चलिए आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। बोल रहा है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। तो 25.19 गुने 3 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 25 तिया 75 और 19 तिया 57। तो 75.57 होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा 4.41। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 4.41 माइनस 0.9। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लोग हल करेंगे, तो इसको पहले दोनों को हल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 7 और 1 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 8, और 5 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 9, पॉइंट का पॉइंट बैठाएंगे, और 75 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 79, माइनस यहाँ पे दोस्तों 0.9, और इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक जीरो में बैठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 है, फिर इसके बाद एक डिजिट है 8 हमारा, तो घटाने में सुविधा होगा, इसलिए हम लोग पॉइंट के बाद 9 के बाद जीरो अपने मन से बैठा दें। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पे अगर पॉइंट 8 है तो हम लोग इस पर कितना भी जीरो ऐसे करके बैठा सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब देखिए 8 में जीरो घटेगा दोस्तों, बचेगा हमारा 8, 9 में 9 जाएगा तो बचेगा 0, और पॉइंट का पॉइंट उतार देंगे और फिर 79 का 79 उतार देंगे। अब 79 के नज़दीक में दोस्तों कौन सा वैल्यू है देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में 78 है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 78, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए टाइम क्या हो गया भाई, 12 बजने वाला है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन नंबर 10 करके फिर, और हमारे पास 15-16 क्वेश्चन बचेंगे तो उसको अगले स्लॉट में कर लेंगे, आसानी होगा हम लोगों को समझने में। यहाँ पे है दोस्तों, बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। 1 वर्ष पूर्व बोल रहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ से हम लोग मानेंगे साकेत को दोस्तों हम लोग एस मानेंगे और तिलक को हम लोग दोस्तों टी मानेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व, मतलब 1 घटेगा तो साकेत का 1 वर्ष पूर्व और तिलक का 1 वर्ष पूर्व जो आयु का अनुपात है दोस्तों वो हमारा है 5:6। इसको यहाँ से ऐसे करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। मतलब साकेत का जो वर्तमान उम्र है उसके 4 वर्ष बाद, और जो तिलक का वर्तमान उम्र है इसके 4 वर्ष बाद जो इनका अनुपात है दोस्तों हो जाता है 6:7। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को अलग अलग, यहाँ से हम करते हैं तो हो जाएगा हमारा 6x माइनस 6 बराबर 5t माइनस 5, और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7s प्लस 7×28 बराबर 6t प्लस 6×24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6s माइनस 5t, और यहाँ पे हमारा 6s माइनस 5t, और ये हमारा -6 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो -5 और +6 तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 7s है हमारा, और यहाँ पे 6t इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 28 इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में जाएगा, तो 24 में जाएगा 28 तो बचेगा हमारा -4। इसको हम लोग मानते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
बोल रहा है कि साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे दोस्तों किसी भी हाल में एस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इसको मैं दोस्तों हम लोगों को किसी भी हाल में ये जो एस यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो पेन का मैं रंग बदलता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों अगर हम लोगों कहें कि इस पूरे इक्वेशन में, अगर हम लोग कहें दोस्तों कि इस पूरे इक्वेशन में गुना कर देंगे 6 का, और इस पूरे इक्वेशन में गुना कर देंगे कितना का दोस्तों, 5 का, तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लेफ्ट में भी 6 का गुना कर रहे हैं, और लेफ्ट में अगर हम 6 का गुना कर रहे हैं और राइट में भी 6 का गुना कर रहे हैं, तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा है x है और यहाँ पे हमारा है y है। अगर इधर भी दोस्तों 5 से गुना कर रहे हैं और इधर भी दोस्तों लोग 5 से गुना कर रहे हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 और 5 कट जाता है। ठीक है, इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग हो जाएगा 6 गुना 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 36s माइनस, ये 5 गुने 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30t बराबर 1 गुने 6 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 पचे 35s माइनस 6 पचे 30t बराबर 5 का 20। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 30t है, यहाँ भी 30t है। दोस्तों अगर इस 30t में हम इस 30t को घटा देंगे तो 30t और 30t खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ s बचेगा। जबकि और हम लोगों को दोस्तों यहाँ निकालने में बोल रहा है s की वर्तमान आयु को हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। यहाँ पे हमको दोस्तों फाइंड आउट करना है s का मान। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को किसी भी एंगल से s हम लोगों को निकालना है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 माने। देखिए दोस्तों लोग इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा है दोस्तों यहाँ पे 36s, तो 36s में दोस्तों लोग घटा देंगे 35s को, इसको रखते हैं दोस्तों लोग अलग। फिर आगे है दोस्तों लोगों का 30t और यहाँ भी है 30t, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो 30t को घटा देंगे हम लोग दोस्तों 30t से। फिर बराबर का बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 6 है दोस्तों तो 6 उतार देंगे, फिर घटा देंगे दोस्तों क्या, यहाँ पे -20 को। तो देखिए दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, 36s में 35s घटा तो बचा s, और यहाँ पे 6 और माइनस माइनस प्लस 20, यानी कि 20 और 6 26। तो हमारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि साकेत का जो वर्तमान आयु हमारा हो रहा है दोस्तों, वो हमारा हो रहा है कितना, 26 साल। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा हमारा 26। ठीक, अब अगला सवाल है दोस्तों हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात, द्विघात का देखिए इसका इंग्लिश वर्जन ये है हमारा दोस्तों, द्विघात को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो दोस्तों ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 2, ऐसा इक्वेशन जिसमें से चर का यानी कि वेरिएबल का पावर 2 होता है दोस्तों, वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दोस्तों वेरिएबल का मान पावर 1 होता है दोस्तों, तो वो हमारा होता है लीनियर इक्वेशन। अब आप बताइए कि कोई वेरिएबल का मान अगर 3 होगा तो वो कौन सा इक्वेशन होगा, पावर मतलब कोई भी वेरिएबल का पावर 3 होगा तो वो कौन सा इक्वेशन होगा, आप बताइएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पे जिसका पावर 2 होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसका पावर 2 होता है। तो यहाँ देखिए किसी में पावर 2 है, देखिए इसका पावर यहाँ 1 है, इसका पावर यहाँ 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब कहिएगा देखिए यहाँ भी हमारा q का पावर 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। ये दोस्तों होता, लेकिन यहाँ पे जो q का पावर 3 आ जा रहा है ना ये वाला, इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए पावर 1/2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ देखिए x का पावर 2 है मैक्सिमम,
तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोल रहा है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले एक हम लोग घन बनाते हैं। ये दोस्तों हम लोग देखिए एक घन बना रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग एक घन बना लिए। अब इसमें बोल रहा है दोस्तों इसका एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेंट करता हूँ। बोल रहा है दोस्तों कि इसका मान लेते हैं ये जो हमारा है एगो फलक है। ठीक है, एक फलक हो गया। अब बोल रहा है दोस्तों इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। कितना बोल रहा है यहाँ पे हमको, इसका परिमाप हम लोग को दोस्तों बोल रहा है कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए कि जो घन हमारा होता है, क्यूब होता है दोस्तों, क्यूब होता है, इसका प्रत्येक भुजा जो होता है दोस्तों, प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। मतलब यहां से लेके सॉरी दोस्तों यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, और फिर दोस्तों यहां से लेके यहां तक दोस्तों हम लोग का होता है बराबर। मतलब अगर ए हमारा x है तो ए भी हमारा दोस्तों x ही होगा, और ये भी हमारा x ही होगा, और ये भी हमारा दोस्तों x ही होगा। तो इसका एक फलक का परिमाप यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो 24 सेंटीमीटर है। तो एक फलक का परिमाप अगर देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है, x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स, यानी कि 4x बराबर दोस्तों हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 24/4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों घन का जो हमारा आयतन होता है दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है दोस्तों घन का, वो होता है दोस्तों भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो इसका एक साइड दोस्तों हम लोग का 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हम लोग दोस्तों अगर क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का घन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए ये भी सवाल आसान है दोस्तों। बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर लिखते हैं। अगर हम लोग दोस्तों मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर माइनस 3 लिखते हैं। अब बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो ये हमारा है 36 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो पावर करेंगे 10 के पावर माइनस 2, और जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो पावर करेंगे 10 के पावर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 36 गुने पावर माइनस 2 और माइनस 3, पावर हो जाएगा हम लोग का 10 के पावर माइनस 5। ठीक है, तो पावर दोस्तों 10 का पावर माइनस 5 यहाँ पे है, तो 5 डिजिट के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे तो 2 डिजिट ये हो गया, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, तो 0 0 0 यहाँ पे लगाएंगे दशमलव हम लोग, तो हो गया 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। तो 0.30 और 63, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सॉरी दोस्तों ये 36 है दोस्तों, ये हमारा 63 है, तो ये हमारा नहीं होगा। हमारा 36 देखिए यहाँ पे है, और 2 डिजिट 36 है, इसके बाद 3 जीरो है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल हम लोगों के पास है कि साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा त्रिकोणमिति का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है दोस्तों वो हमारा होता है 1। ठीक है, यहाँ से अगर दोस्तों हम बोलेंगे आपको कि कोसेक थीटा का वैल्यू निकालो, कोसेक थीटा का, ये हमारा एक दोस्तों आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति का। तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई कि अंडर रूट
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले 1 यहाँ पे, इधर माइनस में कॉट है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और इसका 2 का पावर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बोल रहा साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन थीटा को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बटा कोसेक थीटा, जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। साइन का उल्टा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है मेरे प्यारे भाई कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है मेरे प्यारे भाई सेक, और यहाँ पे हमारा टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट। ठीक है, सब होता है 1 बटा 1 बटा और 1 बटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 बटा कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा को हम लोग कन्वर्ट करके रखे हैं ना कॉट थीटा के रूप में, तो 1 बटा करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये भी सवाल में कोई दम नहीं है, ये भी सवाल हम दोस्तों बना ही देंगे। ये दोस्तों एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज को हम लोग दोस्तों बोलते हैं पैरेलेलोग्राम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, पैरेलेलोग्राम बोलते हैं किसको, समानांतर चतुर्भुज को। तो सीधा फिगर में देखिए यहाँ से, ये दोस्तों हमारा समानांतर चतुर्भुज है, ये हमारा x+3 है, ये हमारा 2x+y है, ये हमारा y+2 है, ये हमारा 3y है। तो जब भी दोस्तों समानांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो हम लोगों का यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद हम लोग यहाँ इसको बदलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों हम लोग का मान बराबर होता है लंबाई। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होता है हम लोग का लंबाई, जब भी समानांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। तो इस आधार पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 3y जो हमारा है ये वाला, ओ से लेके डी तक 3y बराबर हो जाएगा दोस्तों ओ से लेके बी तक, यानी कि y+2 के। अब आगे देखेंगे तो यहाँ हमारा x+3 जो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x+3 वो हो जाएगा दोस्तों बराबर किसके, 2x+y के। ठीक है, 2x+y के। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम लोगों को, तो 3y यहाँ पे और यहाँ y है, तो y जाके यहाँ घटेगा तो हमारा बचेगा 2y बराबर 2 और y बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा 3 का 3 ही रहने दो, और यहाँ पे x घटेगा x में तो बचेगा हमारा x, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा y। अब देखिए दोस्तों, हम लोग y का मान हम 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 3 का 3 ही रहने देंगे, और यहाँ पे x लिखेंगे प्लस y की जगह में क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे तो 1 हमारा हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हमारा सही आंसर। तो अभी हम इसको यहीं स्टॉप कर लेते हैं, फिर हम और भी जो 10-11 क्वेश्चन है उसको अगले स्लॉट में कंफर्म मतलब सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। समय हो गया 12:04, कल ड्यूटी भी जाना है, 5 बजे उठना भी है, 5 घंटे हमको उठ जाना है। तो इसी में आगे ऐड कर देंगे हम अगला 10 सवाल, और इसमें 12 सवाल है उसको। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर चुके हैं, और अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे, तो इसे मैं पहले यहाँ कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका इंग्लिश वर्जन हमारा ये है, इंग्लिश माध्यम वाले पढ़ लेंगे, और इसका हिंदी वर्जन दोस्तों बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC में, मान लेते हैं दोस्तों हम लोग कि ए हमारा त्रिभुज है ABC। ठीक है, ए बी और सी, यदि एंगल ए बराबर 40 डिग्री है, ए मान लीजिए दोस्तों हमारा एंगल ये है, और ये हमारा है कितना 40 डिग्री, और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है। एंगल बी बराबर कितना है दोस्तों 70 डिग्री। तो बहिष्कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण ए का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई
कि इसको यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इस एंगल को हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है, बहिष्कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। इसको अंग्रेजी में अगर हम लोग बोलना चाहें तो हम लोग इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लोग फोकस अगर करेंगे तो थोड़ा ग्रीन लाइन से लेके चलते हैं। यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप गौर करेंगे यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट अगर सर्कल होता है ना तो इसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इसको हम लोग बीच में ऐसे काट देंगे ना तो दोनों इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाफ सर्कल नजर आएगा। जिस तरह से यहाँ पे हाफ सर्कल नजर आ रहा है ऐसे ना, ऐसे यहाँ में आपको नजर आएगा। तो अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये हमारा टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर हम यहाँ पे 40 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 140 डिग्री, जो कि इसका मान आएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे भाई कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में मतलब जिसको डिनोट करेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस सीपी से। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2500 रुपया, और उसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस को डिनोट करते हैं एसपी से, और ये हमारा कितना दिया हुआ है? 2375। तो प्रतिशत हानि का बताइए आप। ऑब्वियस सी बात है, हानि होगा। कोई वस्तु 2500 में लिया गया है, 2300 में बेचा गया, तो ऐसे ही देख रहा है कि 200 के आसपास हम लोग का नुकसान हुआ है। तो इसमें कितना का प्रतिशत हानि हुआ है? तो इसमें घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, 2500 रुपया में वस्तु को खरीदा गया था और 2375 में वस्तु को बेच दिया गया था, और कितने में हानि हमको हो रहा है? तो 2500 में हानि हो रहा है, और इसको परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा 2300 और 200 इधर हो गया हमारा, और 2300 नहीं, 2375 है, इसमें 25 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2400, और 100 और, तो हमारा हो जाता है यहाँ पे 125 बटा 2500 इंटू 100। तो 100 से हमारे यहाँ पे 100 कटेगा और 25 से हमारा कट जाएगा 5 बार में ये। तो 5% हमारा क्या होने वाला है? यहाँ पे लॉस होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे छठी संख्या को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। तो मान लेते हैं 11 संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। अब बराबर में क्या है? पहली 5 संख्याओं का औसत। पहली 5 संख्याओं का औसत जो हमारा है वो कितना हो जाएगा? 5 गुना 18। उसके बाद यहाँ पे छठी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे यहाँ पे। तो छठी संख्या को x मान लिए, और बोल रहा है अंतिम 5 संख्या। अंतिम 5 मतलब कि लास्ट वाले 5 संख्या जो है उसका औसत कितना यहाँ पे हमारा है? 64 है। तो बोल रहा है छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या हम लोग x यहाँ पे मान लिए है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 गुना 41 करेंगे तो 11 एकम 11 होगा, और 11 चौक 44 और 1 45, यानी कि 451 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 18 पचे कितना होता है हमारा? यहाँ पे 18 पचे होता है 90, और प्लस में x करेंगे, और 64 गुना 5 करना है। तो कोई भी संख्या को अगर 5 से आपको गुना करना है ना तो उसको क्या कीजिएगा? 64 का आधा कितना होता है? 32 होता है। तो 32 उतारेंगे और एक 0 बैठा देंगे। कोई भी संख्या को 5 से गुना करना है तो उस संख्या का आधा कर दीजिए, और उसके पीछे में एक 0 बैठाने से दोस्तों सही आंसर आता है। तो 64 पचे हो जाएगा हमारा 320। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 451 है बराबर ये 90 प्लस 320 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 410 प्लस x। अब यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो 451 माइनस 410
बराबर कितना आ जाएगा 41। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 41, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बोल रहा है एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं। ए हमारा एक्स धातु है, एक्स धातु को हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉरी एक्स धातु को जो हम लोग है यहाँ ना, एक्स धातु को हम लोग यहाँ पे गोल्ड है ना, तो एक्स धातु को हम लोग गोल्ड से डिनोट करते हैं। ये हमारा देखिए गोल्ड है, तो ए हमारा एक्स धातु है। ठीक, और इसमें हमारा गोल्ड का कुछ मात्रा है, ये पूरा ऐसे है ना, इसमें हमारा कुछ मात्रा गोल्ड का है, ये एक्स धातु हमारा है, इसमें कुछ मात्रा गोल्ड का है, और कुछ मात्रा इसमें हमारा क्या है प्लेटिनम का है। तो प्लेटिनम को हम डिनोट कर लेते हैं, इससे डिनोट करते हैं प्लेटिनम को। तो कुछ मात्रा इसमें क्या है किसका, इसमें हमारा है प्लेटिनम का। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद हमारा बोलता है ए हमारा है वाई धातु। ठीक है, और इस वाई धातु में भी जो है सो कुछ मात्रा क्या हमारा है, इसमें हमारा कुछ मात्रा है किसका प्लेटिनम का, तो कुछ मात्रा प्लेटिनम यहाँ डाल देते हैं, और इसमें भी कुछ मात्रा किसका है हमारा गोल्ड का, यानी कि सोने का। ठीक है, अब इन दोनों धातुओं को एक साथ एक बर्तन में मिला के बना देता है हमारा कौन सा जेड धातु बनाता है। जेड बर्तन में इसको मिला के डाल देते हैं, ये हमारा होता है, और ये दोनों में जो क्वांटिटी रखा हुआ है इसी को हम लोग जेड वाला जो आपको दिख रहा है इसमें मिलाते हैं। तो ये हमारा जो है सो इसमें मिल जाएगा कुछ, रुको ये हमारा हाइलाइटर है ना। ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग गोल्ड को रखेंगे। ठीक है, कुछ गोल्ड, ये वाला गोल्ड उठा के इसमें रख दिए, और इसमें जो हमारा प्लेटिनम है, ये वाला प्लेटिनम, ये भी इसको उठा के हम लोग इसमें रख दिए। तो बोल रहा है जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें जो हमारा है, एक सेकेंड, ये जो हमारा जेड है इसमें बोल रहा है कि इसमें सोना यानी कि गोल्ड का मात्रा कितना है और प्लेटिनम का मात्रा कितना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको हम समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं कि एक्स बर्तन में हमारा कुछ मात्रा गोल्ड और प्लेटिनम का है। ठीक है, और वाई बर्तन जो है हमारा, इसमें भी हमारा कुछ मात्रा गोल्ड और प्लेटिनम का है, और ये दोनों बर्तन से गोल्ड और प्लेटिनम को उठा के हम लोग तीसरे धातु में, तीसरे बर्तन में रखते हैं जेड में, जिसमें पूछ रहा है कि गोल्ड और प्लेटिनम की मात्रा क्या है, किस रेशियो में है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सोने की दो मिश्र धातु हैं जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2, इसमें जो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम है वो 5:2 में है। उसके बाद इस बर्तन में जो हमारा है वाई में, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम कितना है 5:7 में है। ठीक है, बोल रहा है यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को, इसमें भी धातु समान मात्रा में है और इसमें भी धातु समान मात्रा में है, ठीक है, को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, ए वाला हम लोग बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है इस बर्तन में हमारा जो गोल्ड और प्लेटिनम का मात्रा है 100, और इसमें जो गोल्ड और प्लेटिनम की मात्रा है 100, दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 दिख रहा है और यहाँ पे हमारा 12 दिख रहा है, यहाँ तो बराबर नहीं हो पा रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग इधर गुना कर देंगे 12 से, और इसमें हम लोग गुना कर देंगे कितना से 7 से। तो इसका जो रेशियो नीचे में लिखते हैं क्या हो जाएगा 12×5 = 60 = 12×2 = 24। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7×5, इसको ऐसे नीचे करते हैं 7×5 = 35 = 7×7 = 49। अब देखिए यहाँ पे हमारा दोनों का योग हो जाता है 60, 20, 80 और 4 84, और यहाँ भी 9, 5, 14, 4, 3, 7 और 1, 8, 84। तो देखिए यहाँ भी हमारा जो धातु का मात्रा है, मान लेते हैं 84 किलो यहाँ है तो 84 किलो यहाँ भी है। वो अलग बात है कि इसमें जो हमारा है वो सोना ज़्यादा है और इसमें सोना कम है, इसमें प्लेटिनम कम है, इसमें प्लेटिनम ज़्यादा है, लेकिन दोनों को मिला के सेम वजन है ना भाई साहब।
तो बोल रहा है कि इसका वाला धातु और इसका वाला धातु मिला के एक तीसरे बर्तन में हम लोग इस दोनों को मिक्स करते हैं इसमें, तो इसमें हमारा सोना का मात्रा और प्लेटिनम का मात्रा कितना है। तो सोना देखिए कितना है यहाँ पे 60 और प्लस 35, ठीक है। तो सोना हमारा है भाई साहब यहाँ पे 60 प्लस 35 इज टू, यहाँ पे प्लेटिनम कितना है 24 और 49, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 24 प्लस 49, ठीक है। तो 60 30 90 और 5 हो जाता है हमारा 95 भाई साहब, और यहाँ पे 49 और 24, 49 और एक 50 कर देंगे, 50 और 20 70 और 3 73। तो जो तीसरा बर्तन में हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम को रख रहे हैं, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो कितना है 95:73, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं सवाल को। बोल रहा है 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस तरह के सवाल आप जब भी बनाइएगा देखिएगा हमेशा जो यूनिट है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा अगर मीटर है भाई साहब तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए, या फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या फिर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, कोई ना कोई वो बदल के सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे कि सेंटीमीटर को ही मीटर में बदल लेंगे, आसानी होगा। त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। बोलता है यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल को आराम से बिल्कुल हौले हौले करेंगे भाई साहब। ए हमारा जो है एक हमारा ये हमारा दोस्तों घन है, ठीक है। क्या ये हमारा है घन है, ये हम लोग घन बना लेते हैं। और इस घन का जो हमारा भुजा है इसका एक भुजा का जो लंबाई है वो कितना है भाई साहब, ये हमारा है 2 मीटर। बोल रहा है इसमें एक पानी के पाइप से पानी इसमें भरा जा रहा है ऐसे करके। ये हमारा जो पानी का पाइप है इससे इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग पानी को भर रहे हैं। और इसका जो हमारा रेडियस है, इसका जो आर हमारा है वो आर हमारा है भाई साहब 3.5 सेंटीमीटर। और इसके द्वारा जो इसमें पानी फेंका जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पानी को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहे तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह के सवाल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल टंकी का क्षमता, यहाँ पे हाइलाइटर से इसको करते हैं सॉल्व। इसमें जितना पानी आएगा, ठीक है, इसमें जितना पानी आएगा अगर उसमें से भागा लगा देंगे इसके द्वारा कितना पानी इसमें फेंका गया, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए करते हैं सॉल्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है भाई साहब वो होता है साइड का क्यूब। तो साइड इसका देखिए यहाँ पे हमारा 2 मीटर है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 मीटर क्यूब। इस पूरे गड्ढे का जो हम लोग का आयतन है वो 8 मीटर क्यूब है। अब 8 मीटर क्यूब में हम लोग भागा लगा देंगे, किससे भागा लगा देंगे, इसको पहले मिटाते हैं और इसमें हम लोग भागा लगा देंगे। ये जो पानी फेंक रहा है इसके अंदर में ना, इसके माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को गुना कर देंगे इसका गति से, इसका पावर कितना है फेंकने का। तो और इससे हम लोग भागा लगा देंगे तो इसका आंसर आएगा। अब आपको दिखाते हैं बना के, समझ जाइएगा आराम से। ये जो हमारा दोस्तों ये पाइप है, इस पाइप को आप देखेंगे गौर करके तो ये हमारा एक सर्कल की तरह निर्माण हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पानी फेंक रहा था। ये जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है ये हमारा क्या है, सर्कल है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 22/7 और आर हमारा कितना है, रेडियस हमारा है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे गौर कीजिएगा। और इस 3.5 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो इस 3.5 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा लगाते हैं तो 7 बटा हो जाएगा हमारा 200 मीटर। अब ये डेटा थोड़ा सा आ गया ना फ्रैक्शन में तो आसान होगा सॉल्व करने में सवाल को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 7/20। ध्यान होना चाहिए कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई बराबर ये है, रेडियस 7/20 है और यहाँ भी गुना करेंगे 7/20 से। और हाइट जो इसका है, सॉरी हाइट नहीं, इसका एरिया निकाल लिए। अब इसका पानी फेंकने का स्पीड कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा मीटर में है, ये हमारा मीटर में। देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब है, 3 गो मीटर मतलब इसमें शामिल है, तो ये कट जाएगा, ये मीटर कटेगा, ये मीटर कटेगा और ये मीटर कट जाएगा। इसका पावर है पर सेकेंड, तो इसको ऐसे लिखना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 है, भागा लगाएंगे, ये 7 से कट जाएगा, ये 7, तो हमारा कितना बचेगा, ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 10 बार में, तो यहाँ पे हमारा बच्चा 22 गुना ये 7 का हम लोग 7 उतार देंगे, डिवाइडेड बाय ये 20 गुने करेंगे हम लोग 10। और ये जो सेकेंड यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, किस में, ये हमारा सेकंड में दिया हुआ है। आंसर में देखिए यहाँ पे घंटा में, इस घंटा को बदल लेते हैं हम लोग मिनट में, इसको कर देते हैं 60 मिनट। अगर हमारा आंसर 60 मिनट आ गया तो इस घंटे को ये यहाँ, ये सेकंड को देखिए यहाँ पे एक पर सेकंड यहाँ पे है, तो ये पर सेकंड अगर इधर जाएगा, भागा के इस साइड में जाएगा ऊपर में, तो इधर हमारा हो जाता है सेकंड। 8 सेकंड यहाँ हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 10 है, तो यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये 8, सॉरी, ये हमारा हो गया 8, अरे साले, ये हमारा हो गया 8 सेकेंड गुने सेकेंड है, गुने ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 गुने 10 बटा 22/7। अब इस सेकेंड को देखिए दोस्तों, हम लोग मिनट में बदल देंगे। क्यों मिनट में बदलेंगे, सारा आंसर देखिए यहाँ पे मिनट में हमारा है। इस 1 घंटा को भी 60 मिनट बदल दिए हैं, ये 17.3 मिनट है, ये हमारा मिनट है। तो यूनिट हमारा जो आंसर आ रहा है मिनट में आ रहा है, तो इस सेकेंड को अगर हम लोग मिनट में बदलेंगे, सेकेंड को अगर हम लोग मिनट में लिखते हैं तो 1/60 मिनट करके ऐसे लिखते हैं। तो इस एस को अगर हम लोग बदल देंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे करके, यहाँ पे गुना कर देते हैं 1/60 और मिनट को MINUT करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को और हम शॉर्ट किए हैं। A0 से हमारा दोस्तों A0 कट गया, ये हमारा हो गया 2 तिया 6 और ये हो गया हमारा 2 दह 20। ठीक है, और 22 7 20 20 20 20 20 20। कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक ना हुआ है भाई। बीस गुना 10 गुना 8, कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, देखता हूँ थोड़ा सा। 22 गुना 7, अच्छा भी इसको हम सेकंड को बदलते नहीं हैं, इसको इसी में रहने देते हैं, मिनट में भी नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 8 मीटर क्यूब, ठीक है, पाए R स्क्वायर इंटू ये है, तो 22/7 गुने 7/200, देखो यहाँ 7/20 नहीं भाई साहब, यहाँ पे हमारा है 7/200 और यहाँ भी हमारा है 7/200। ठीक, इस तरह से हमारा ये है। तो इसको यहाँ पे अभी हटाता हूँ मैं। यहाँ पे 8 मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कट गया, 7 से हमारा ये 7 कट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर में बच रहा है, ये है 2 ना। और देखिए यहाँ पे ये 2, ये हमारा जो है पहले से ये हमारा है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 से अगर काटेंगे इस पूरे 200 को, तो हमारा यहाँ पे 100 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ये सेकंड आ जाएगा, भागा के इधर में तो हो जाएगा हमारा पावर इसका 1, तो 8 सेकंड को 8 सेकंड उतार दिए, 22 गुने 7 कर दिए, और नीचे में हमारा डेटा है यहाँ पे 200 गुने 100। ठीक है, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 8 गुने 2 पर हो जाएगा हमारा 2 और 2 4 0, 1 2
3 4 जीरो, फिर यहाँ पे करेंगे भागा, और ये हमारा हो जाएगा 22 × 7, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब ये हमारा पूरा आंसर आ रहा है सेकंड में, लेकिन सेकंड को हम लोग मिनट में बदलेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे उसको गुना में 1/60 मिनट। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से हमारा 1 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। ये 2 चक्का 8 हो गया, और ये 2 तिया 6 हो गया। अब ये 4 दूना 8 पर 3 जीरो इधर लिखते हैं, 4 दूना 8 पर 3 जीरो है, और यहाँ पे 22 × 7 × 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 तिया कर देते हैं इसको 66, और 66 × 7 करते हैं, तो 66 × 7 यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, तो 66 × 7 कितना होता है, 7 छक्का 42, और 7 छक्का 42 और 4 46, 462 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 462, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं इसको 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23, और 1 यहाँ से काटते हैं 2 से, तो हो जाएगा हमारा 4 पर 3 जीरो। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट समय हम लोग को बताइए, तो अप्रोक्सीमेट में ये हमारा 231 है ना, इसको हम 230 मान के देखते हैं, और आंसर देखते हैं कितना आता है, क्योंकि यहाँ देखिए 17 मिनट है, 19 मिनट है, यहाँ पे 22 मिनट है, थोड़ा 2 मिनट का डिफरेंस है, तो आंसर अप्रोक्सीमेट में आ जाना चाहिए हमको लगता है। तो ये 231 को 230 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखते हैं 4000, और ये 231 है ना, इसको 230 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट में आंसर आने के लिए। तो ये 0 से 0 कट गया। अब 23 से देंगे भागा 400 को, तो 23 एकम बचेगा 23, और यहाँ पे बचेगा 17 यानी कि 170, तो 23 सत्य होता है हमारा 161, तो यहाँ पे 7 बार बन जाएगा पॉइंट, और फिर 61 बचेगा यहाँ 9 जीरो, तो हो जाएगा 23 तो 40, 23 तिया 69, 23 तिया 69, तो 23 तिया होता है हमारा 69, भागा लगाइएगा तो आपका आएगा 17.3 मिनट, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कोई खास सवाल में तब नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, मानना पड़ेगा। चलिए, इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। बोल रहा है यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो ये 6:18 हो जाता है ऐसे ऐसे करके, और ये 39:x हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 6/18 बराबर 39/x। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, 3 से कटेगा हमारा कितना बार में, 13 बार में, 2 से कटेगा कितना बार में, 9 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13 × 9 बराबर हो जाएगा हमारा 117, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। DI का सवाल है, इसको समझना पड़ेगा जरा सा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये हमारा दिया हुआ दोस्तों हिंदी में, और इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे, इसको हम इंग्लिश में बनाना इसलिए प्रीफर करेंगे भाई साहब। ये प्रत्यक्ष श्रम लागत वगैरह जो है, तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में दिया हुआ, हिंदी में देवे नहीं किया है, यहाँ पे नीचे लिख दिया है, लेकिन इसको हम अंग्रेजी में सॉल्व करेंगे तो बहुत बिल्कुल आसान होगा समझने में। बिल्कुल बोल रहा है दोस्तों, इफ 500 प्रोडक्ट यार मैन्युफैक्चर्ड, 500 सामान हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एंड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स टू 1 लाख। कितना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लग रहा है यहाँ पे, 1 लाख, 1 पर मतलब 5 जीरो, 2 2 4 5 जीरो, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन अर्न प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट में कितना आना चाहिए दोस्तों हम लोग का, 44%। कितना में सामान को बेचना पड़ेगा, कितना में सामान को बेचेंगे कि हमको प्रॉफिट कितना होगा, 44%। तो सबसे पहले हम लोग सामान का दोस्तों, यहाँ पे सामान का अगर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तभी तो हम उसमें 44% का वृद्धि करेंगे, तो पता चलेगा कि इस वस्तु को कितना बेचना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल को समझिए, 500 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और इस 500 प्रोडक्ट का जो, यहाँ पे इस 1 लाख को लिखते हैं, डेटा को यहाँ से पुटअप करते हैं, 500 प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, और इस पर जो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है दोस्तों, 1 लाख रुपया आ रहा है हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ये वाला।
तो 500 प्रोडक्ट का इतना आ रहा है, तो एक प्रोडक्ट का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आएगा, कितना आएगा, 2 जीरो से यहाँ पे हमारा 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा ये हमारा 2 बार में, यानी कि 200 रुपया आ रहा है हमारा एक प्रोडक्ट का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये 200 जो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है किसके बराबर है, 24%। आपको दिखाना चाहिए, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 24% के, तो 24% के बराबर हमारा ये है 200। और टोटल अगर सामान को बनाएंगे, ये हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, मतलब लेबर के द्वारा जो काम करवा रहे हैं उसका खर्चा हमारा 200 रुपया है। लेकिन अगर पूरा सामान को हम लोग बनाएंगे भाई साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो ये पूरा 100% हम लोग को लगेगा ना सामान को बनाने में। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 200 बटा 24 गुने 100। अब हमको ये बात नहीं बोल रहा है, ये तो 100% कर दिए, तो हमारा ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। कोई भी वस्तु को 100% जब उसका रेट रहता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे कहलाता है। लेकिन बोल रहा है कि हमको इसको कितना में बेचना है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि इस पर 44% का मुझे बेनिफिट प्राप्त हो। अगर कोई वस्तु का 100 रुपया हमारा कहेंगे कॉस्ट प्राइस है, तो इसको 44% बेनिफिट पर बेचने के लिए क्या करेंगे, 144 बटा 100 से गुना करेंगे, तो 100 से कटेगा, तो इस वस्तु का दाम कितना होना चाहिए, 144 होना चाहिए। समझे कि नहीं। अब यहाँ पे मुझे 144% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू है, तो 144% का वैल्यू निकालने के मेरे प्यारे भाई, तो क्या होगा, 200 बटा 24 गुने 100 गुने 144 होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब यहाँ से देखिए 24 छः का कितना होता है, जब 144% बटा में यहाँ 100 भी होगा ना, परसेंट के बाद यहाँ बटा 100 होता है, तो 24 छः कितना हो गया भाई साहब, 144। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा है 200, यहाँ पे है गुने में 6, तो हमारा टोटल कितना हो गया भाई साहब, 1200 रुपया होना चाहिए सेलिंग प्राइस। समझे। एक बार फिर समझा देता हूँ, या फिर वीडियो पॉज कर लीजिएगा। 500 प्रोडक्ट का बनाने में जो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रहा है, लेबर खर्चा आ रहा है, वो 1 लाख रुपया आ रहा है। तो एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा लेबर कॉस्ट कितना आएगा, 200 रुपया आ रहा है। और लेकिन 200 रुपया हमको लेबर कॉस्ट यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है लेबर कॉस्ट, 24%। तो यहाँ पे 24% बराबर कर दिए 200। लेकिन हमारा लेबर कॉस्ट नहीं, हमारा इसका क्रय मूल्य निकालना सीपी। तो सीपी जब सभी जोड़ देंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज को, एडवर्टीजमेंट को, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा भाई साहब। आप एक जीन्स खरीदते हैं, तो जीन्स में जो आदमी उसमें बटन लगा रहा है, जो आदमी इसको प्रचार के लिए बेच रहा है, जो आदमी उसके ऊपर पॉलिश कर रहा है, सबके खर्चा जोड़ते हैं, तभी तो उसका कॉस्ट प्राइस निकलता है। तभी तो आप डिसाइड करते हैं कि इसको 50% के बेनिफिट पर बेचेंगे तो हमको कुछ फायदा होगा। ऐसे यहाँ पे कर रहा है, तो 24% बराबर 200 है, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 200 बटा 24 गुने 100। लेकिन हमको फिर 44% का बेनिफिट भी बेचना है, तो 144 से गुना करेंगे, तो 200 बटा 24 गुने 100 गुने 144 बटा 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200 रुपया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई साहब। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये है 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो ये हमारा 2015 में जो हमारा उत्पादन हुआ है वो हुआ है हमारा, 2015 में जो हमारा उत्पादन हुआ है वो हमारा हुआ है 12.6, और 2016 में जो उत्पादन हुआ वो हमारा हुआ 18.9। तो जो ज़्यादा बड़ा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसको घटाओ, 9 में 6 घटा देंगे कितना बचेगा भाई साहब, 3। 18 में 12 घटाएंगे तो बचेगा 6.3। तो पहला साल में हमारा 12.6 था, इसमें 6.3 का वृद्धि हो गया, तो 6.3 का वृद्धि किस में हुआ है, 12.6 में हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे 12.6, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 होता है बराबर किसके, 50% के। तो 50% का क्या हुआ भाई साहब, वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए कहने का 25 सवाल है भाई, लेकिन 28 सवाल आपको मैथ का पूछा है। ये सब आपको लग रहा है कि रीजनिंग का सवाल है, नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के सवाल जब भी आएगा, आप ऑप्शन में निम्नलिखित जहाँ दे दिया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म होगा, तो आपको बाय ऑप्शन चलना है। ठीक है, यहाँ पूरा दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समावर्तक 33 है।
43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वायुयुग्म सही है? देखिए 215, 215 कितना हो जा रहा है भाई साहब यहाँ पे? 430, 344 और यहाँ पे 86, 34 और 6, 34 एक 35 और 43, ये भी हमारा हो जा रहा है 430। यहाँ पे 8 और 2 10, 25, 26 और 10, 36 और 7 43, ये भी हमारा हो जा रहा है 430। और ए भी हमारा अगर जोड़ते हैं तो ये भी हमारा हो जा रहा है 430। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा ये स्टेटमेंट दिया है 430 दो संख्या के योग है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बोल रहा है उनका महत्तम समापवर्तन कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे भाई 215, 215 का महत्तम समापवर्तन कितना हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा HCF हो जाएगा 215। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वही है। अब 86 और 344 का देखते हैं HCF कितना होगा। तो इसका HCF निकालने के लिए देखो आ जाओ यहाँ पे 86 और 344 का निकालते हैं हम लोग HCF। तो यहाँ पे 43 से काटते हैं, सॉरी 43 से नहीं, पहले 2 से काटते हैं भाई। लो 2 से काट दिए तो 43 बार में जाएगा और यहाँ पे 17 2 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 43 है तो देखते हैं 43 से कट जाएगा तो 43 से कम 43 जाएगा और 43 चक कितना होता है? 172 होता है। यहाँ पे देखिए 43 चक, चार तिया हो गया 12 और 4 16 1 17, तो 43 चक कितना हो गया? 172। तो यहाँ पे देखिए हमारा HCF कितना आ जाएगा? 2 गुना 43 हो जाएगा 86। तो इसका हमारा जो है HCF आ रहा है कितना? 86, जबकि HCF हमारा आना चाहिए कितना? 43। तो ए भी हमारा दोस्तों गलत हो गया, ए भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे हमारा 172 258, सम तो 430 हो रहा है, लेकिन अब इसका HCF निकालते हैं। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हमारा है 172 और 258, तो HCF निकालो। 2 से काटो इसको तो कितना बन जाएगा? 8 और 8 2 8 16 2 6 86 होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा 86। और यहाँ से काटेंगे तो 2 से जाएगा हमारा 12, यहाँ से हम अगर करते हैं तो हमारा 2 से जाएगा यहाँ पे 12 और 4 129 होता है। ठीक है, 129 गुना 2 होता है ना 258। अब यहाँ से काटो 43 है, 43 दूना 86 और 43 दिया होता है 129। तो देखिए यहाँ भी HCF अगर निकालते हैं तो कितना आ रहा है? 43 दूना 86, जबकि हमारा HCF कितना आना चाहिए? 43। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, तो लास्ट ऑप्शन बचा हमारा 129 और 301। ऑप्शन क्वेश्चन को बनाने के पहले इसको हम टिक मार देंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन जब गलत है तो चौथा होगा ही होगा सही। लेकिन एक बार वेरीफाई करते हैं, इसको काटो मेरे भाई साहब 43 से। ठीक है, तो 43 से काटोगे तो 43 दिया होता है हमारा 129 और 43 गुना 7 हमारा होता है 301। आप करके देख लीजिएगा। तो इसका HCF कितना आ रहा है भाई साहब? कॉमन क्या दिख रहा है? हाईएस्ट कॉमन 43, और यहाँ पे HCF कितना है? 43। तो ए वाला डेटा और ए वाला डेटा मिल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बोल रहा है 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 इस पर गौर कीजिएगा तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ से सबसे पहले देखिए वार्षिक दर जैसे बोलेगा, ये माह वाला चलेगा नहीं भाई। इस माह में कितने दिन हैं उसको हमको पहले साल में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आप याद रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है भाई साहब वो होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम, और इसको 100 से भागा देंगे। ठीक है, ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ टाइम जो है मेरे प्यारे भाई वो हमारा होना चाहिए साल में, लेकिन यहाँ जो टाइम हमारा है फरवरी मार्च अप्रैल कर दिया है, ये तो गड़बड़ से गड़बड़ बात है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 7 फरवरी से लेके हम लोग जाएंगे यहाँ पर, कहाँ तक जाएंगे? 28 फरवरी तक। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 1 मार्च से चलेंगे। 1 मार्च से हम लोग चलेंगे कहाँ तक? 31 मार्च तक।
फिर अगला महीना आता है अप्रैल, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देखते हैं कितना दिन होता है। तो 7 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, 28 में 7 जाएगा तो 21 और 1 22 दिन यहाँ आता है हमारा, 22 डेज। यहाँ पे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आता है हमारा दोस्तों यहाँ पे 31 डेज, और यहाँ से 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आता है हमारा 20 डेज। तो टोटल जोड़ेंगे तो 2 और 1 होता है हमारा 3, 3 2 5 और 2 7 डेज। तो टोटल 73 दिन का हमको बोल रहा है साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो दिन तो चलेगा नहीं भाई, साल में तो बदलना ही पड़ेगा। आपको बोले मेरे प्यारे भाई कि बताओ कि 365 दिन को आप साल में बदलिए, तो इसमें 365 से भागा लगा दोगे और कह दोगे 365 बराबर होता है 1 साल। तो ऐसे यहाँ 73 दिन इसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 365 से भागा लगा देंगे, तो 73 पचे होता है 365, तो 1/5 क्या हो जाएगा, साल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ईयर। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूले पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। प्रिंसिपल यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास भाई 2000, तो इसको हम लोग कर देते हैं 2000। रेट लिखा हुआ भाई साहब यहाँ पे हमारे पास 8.25%, और टाइम हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे कितना है, 1/5 साल। तो फार्मूला पे बैठाओ यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो इस फार्मूले पे बैठाएंगे यहाँ पे। तो P का वैल्यू कितना भाई 2000, रेट कितना है भाई साहब 8.25, फिर साल कितना भाई साहब 1/5, और फिर हमको डिवाइड कितना से कर, सॉरी, फिर हमको डिवाइड कितने से कर देना भाई साहब 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे कट पीट चालू करो, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो आउट हो गया भाई साहब। अब यहाँ पे हमारा 20 गुना करना है 8.25, तो सबसे पहले करेंगे 8 दूना 16, और इसको कट मारूं तो कैसे कट मारूं, बताओ। ये 825 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1650, 1 जीरो पहले से 1 जीरो और हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक, और 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए 1 और 2 अंक के बाद यहाँ, और 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बचा 165, 165 को गुना करेंगे 5, भागा देंगे 5 से, तो कट दो भागा भाई, 5 तिया हो जाएगा हमारा 15, और फिर 5 तिया 15, 33 क्या हो जाएगा हमारा रुपए ब्याज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब आ जाए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं मेरे यारों। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती है। 20 महिलाएं एक कार्य को, देखिए महिला को हम यहाँ एम से डिनोट करेंगे, और पुरुष को हम यहाँ, देखिए यहाँ पे महिला को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे एम से, और पुरुष को डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पे पी से, याद रखिएगा। बोल रहे 20 महिला एक कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 15 दिन में। बोल रहा है सेम कार्य, मतलब बराबर का बात कर रहा है, 16 पुरुष कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे 15 से, देखिए 15 से 15 कट गया, तो ये हमारा m बटा पी करेंगे, m बटा पी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 16/20, 4 चक 16 और 4 पचे 20। बोल रहा है पुरुष और महिला के कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब P:m का हम लोग को रेशियो बोल रहा है। तो m बटा पी बराबर है 4/5, तो P/m अगर हम लोग करेंगे उल्टा देंगे तो यहाँ भी हमारा पलट जाएगा 5/4। ये P/m को ऐसे लिख सकते हैं P:m, और ये हमारा हो जाएगा 5:4। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, पुरुष और महिला का एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा, 5:4 होगा। ठीक, अब अगला सवाल आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि एक सवाल और लास्ट में भाई, 28 सवाल टोटल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आ जाओ। बोल रहा है कि जॉन ने एक लैपटॉप खरीदा और उसके अंकित मूल्य,
अंकित मूल्य को हमेशा भाई साहब हम लोग लिखते हैं एमपी से, मार्क प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य पर 25% के छूट पर खरीदा, यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। मान लेते हैं भाई साहब हम लोग लैपटॉप का अंकित मूल्य एमपी था और उसको 25% की छूट पर, यानी कि कितने पर, 100% में अगर 25% का छूट देंगे कितने पे बिकेगा वस्तु, 75% में बेचा है भाई साहब, और 75% का कीमत कितना दिया हुआ है, 28,473, समझे। तो मार्क प्राइस याद कीजिए, तो यहाँ पे इस परसेंटेज को हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 100, तो 25 दिया 75 और 25 जगह 100, 3 से इसको फिर काट पीट करो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 नंबर 27, 1 4, 3 जगह 12, 3 नंबर 27 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्क प्राइस बराबर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9,491 गुने 4, तो 4 एकम 4, 9 चक 36, 4 चक 16, 3 19 और 9 चक 36 और 1 37,964 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु का मार्क प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। शादी विवाह के बाद है भाई साहब, श्रीनिवास बाबू ब्याह किया अपने से 4 साल छोटी बच्ची से, न लड़की से, सॉरी, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ये हमारा है श्रीनिवास भैया, ये हमारे हैं श्रीनिवास भैया और ये इसके हैं वाइफ। श्रीनिवास भैया बोल रहा है कि जो शादी किया है सो अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किए। अगर श्रीनिवास भैया का हमारा उम्र x साल है भाई साहब, तो 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है, तो इनकी धर्म पत्नी का जो उम्र होगा x - 4 वर्ष होगा कि नहीं होगा बताइए। बोल रहा 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष है, मतलब ये श्रीनिवास भैया का उम्र अभी x है, इसमें 5 साल ऐड कर देते हैं और इनकी पत्नी का भी उम्र में x - 4 में भी 5 साल का इजाफा कर देते हैं, तो इन दोनों का जो औसत है कितना है भाई साहब, 33 वर्ष है। यहाँ पे देख सकते हैं 33 वर्ष है। तो बोल रहा है कि लड़की की वर्तमान आयु, मतलब इसकी धर्म पत्नी की वर्तमान आयु भाई साहब, इसको हमको निकालना है x - 4। कैसे निकलेगा, जरूर निकलेगा। यहाँ से आते हैं, मामला को हैंडल करते हैं। x + x हमारा हो जाएगा भाई साहब 2x, और यहाँ पे प्लस करेंगे 5 में 4 जाएगा तो 1 और 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 तो ना हो जाएगा 66, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 6 कटेगा तो हमारा बचेगा 60 और x बराबर हमारा हो जाएगा 30। लेकिन इनकी पत्नी का आयु बता रहा है भाई, तो पत्नी की आयु है x - 4, तो यहाँ पे हम करेंगे 30 - 4 बराबर 26, जो इनकी धर्म पत्नी की क्या है भाई साहब, वर्तमान आयु है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन है, नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, दिन रात बराबर करना पड़ेगा। खुद हम यहाँ पे ये देखिए दिन रात बराबर कर रहे हैं, सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं। गौर से देखेंगे, इसको मैं ऐसे कर दूं तो रात के 11:44 हो रहे हैं, मुझे ड्यूटी भी जाना है, आपके लिए कर रहे हैं, तो आप जरूर मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे, मेरा भगवान से मनोकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब सेशन 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।